हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर है, जो कंपार्टमेंट का पेपर है। मेरे पास है सेट टू जिसका पेपर कोड है 31S2। ये सेट टू है। सेट वन टू और थ्री हम तीनों ही सेटों को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। जो बच्चों का आज एग्जाम था तो आप मैच करिए और देखिए कि आपका पेपर कैसा गया। ये कोई जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड प्लांट। जो एब्सिसिक एसिड प्लांट होते हैं उनकी एप्लीकेशन के बारे में आपसे पूछा गया है कि एप्लीकेशंस क्या है एब्सिसिक एसिड प्लांट। इसे एबीएस भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विल्टिंग ऑफ लीव्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट लगाया है। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्लांट को प्रमोट करने में क्या काम करता है, क्या एप्लीकेशंस करता है, तो वो विल्टिंग ऑफ लीव्स करता है। तो इसका करेक्ट आंसर विल्टिंग ऑफ लीव्स है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन है हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हिंड ब्रेन, प्रेजेंट इमीडिएट अबव द मेडुला। इमीडिएटली अबव द मेडुला, जो मेडुला के अबव होता है वो बताओ वो पार्ट कौन सा है। तो जो हिंड ब्रेन का पार्ट है जो मेडुला के ऊपर होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पॉन्स, PONS पॉन्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्पाइनल कोड तीनों ही गलत आंसर होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया बच्चों। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, सेकंड का भी बता दिया। थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग केस। यहाँ पे आपको कुछ केमिकल इक्वेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको केस पूछा गया है कि करेक्ट केस कौन सा होगा। तो देखो, एक दी है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Mg मैग्नीशियम के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराने पे क्या होगा। दूसरी दी है कॉपर सल्फेट के साथ कैल्शियम को रिएक्ट कराने पे क्या होगा। तीसरी में जिंक सल्फेट के साथ आयरन को रिएक्ट कराने में क्या होगा। और फोर्थ है आयरन सल्फेट को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराने पे क्या होगा। तो देखो, जब हम केस की बात करेंगे तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जब हम कॉपर सल्फेट को कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरा क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, दूसरा हो सकता है आयरन सल्फेट को जिंक के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव का आंसर है। यानी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी है। 2 और 4 इसके दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पूछा है द नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसमें कार्बन के भी 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 है। देखो, जो बेंजीन होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो एक क्लॉक की तरह स्ट्रक्चर होता है और क्लोज स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, क्लॉक की तरह क्लोज स्ट्रक्चर होता है। तो बोला है जो नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड कितने होंगे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में। तो जो मॉलिक्यूल होंगे इसमें बेंजीन में वो होंगे 3 और 9। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 और 9 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से है कि आपको पता होना चाहिए जो हाई रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पर क्या है, कॉपर और कैल्शियम की बात है तो जो आपको पता होगा कैल्शियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे ही यहाँ पर आयरन और जिंक की बात थी तो आयरन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव था। तो क्वेश्चन थर्ड रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे करना था। और जो क्वेश्चन फोर्थ है इसमें आपको बेंजीन का आपने कई बार स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसके हिसाब से मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ, पर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ। द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो मेलेबल मेटल सबसे ज्यादा कौन सी है। ऑप्शन में आयरन गोल्ड है। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, एक तो आयरन गोल्ड दे रखा है, दूसरा कॉपर सिल्वर, तीसरा सिल्वर गोल्ड, फोर्थ गोल्ड एंड कॉपर। तो देखो बेटा, मेलेबल का मतलब वो जिससे आसानी से शीट बनाई जाए या तार बनाई जाए। तो हम ज्यादातर जो अपनी ज्वेलरी बनाते हैं वो बहुत पतली पतली होती है, काफी लाइट वेटेड होती है, पर काफी बड़ी बन जाती है। तो सिल्वर और गोल्ड जो इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट मेलेबल मेटल जो है वो सिल्वर एंड गोल्ड है। यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप अपने आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
और बताएं कमेंट करके भी आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं अब तक में। जितने भी क्वेश्चन अब तक आपको कराए हैं इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्टमक। जो प्रोटीन होता है जब स्टमक में ब्रेक डाउन होता है, जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड कंप्लीट होता है, फिर वो ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन में, वाइटामिन में और अलग डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स में भी कह सकते हैं। तो जो कह रहा है प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होगा स्टमक में टेक प्लेस बाय द एंजाइम, किस एंजाइम के कारण प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन जो है खाने में से जो हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं उसमें से निकलता है, तो जिस कारण से निकलता है वो क्या है, आप उस एंजाइम का नाम बताएं। तो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है निकलता है, ठीक है, किससे, हमारे फूड से स्टमक के द्वारा, और उस एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 बोला सिलेक्ट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें से हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, जिनसे हीट एब्जॉर्ब होती है। तो बेटा हीट यहाँ में निकल रही है, ऑप्शन में देखो डाइल्यूशन ऑफ एसिड है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। और जो इसका करेक्ट आंसर होंगे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है आपकी कौन कौन सी हो सकती है। तो देख लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी आपकी डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो जो होगी बेटा ये हो सकती है आपकी, तो बेटा आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक क्या है। तो इसके हिसाब से जो एक्सोथर्मिक होंगे वो होगा एक डाइल्यूशन ऑफ एसिड और एक होगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हीट निकलती है, और ऐसे ही नेचुरल गैस सीएनजी एलपीजी को जब बर्न करते हैं तब भी हीट निकलती है। तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर। इनमें से किसके साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लो बेटा, कैसे पता लगेगा हमारे को कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, पूछा हुआ है इसमें। तो दिए हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मीथेन और रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए। तो इसको तो आप बुक में भी था जिससे आपको समझ आ रहा होगा। बर्निंग ऑफ कार्बन या कोल, ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आपसे बोला है हेरिडिटी की यूनिट क्या होगी। तो जो हेरिडिटी की यूनिट है सभी को पता है, हेरिडिटी कब होती है, हेरिडिटी क्या है, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स में चीजें होती हैं उनमें से काफी सारी चीजें हम तक क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ठीक है, अब वो ट्रांसफर किस चीज से होती हैं, तो आपको पता है जीन्स के थ्रू होती है। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाएगी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन्स कहलाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन द रिप्रोडक्टिव सेल इन प्लांट। बोला है प्लांट में जो है एंड प्रोडक्ट क्या होगा, प्लांट में पूछा है तो पोलन ग्रेन होगा। प्लांट में क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा, याद रखना। एनिमल में पूछा जाता तो स्पर्म होता, ठीक है। प्लांट में पूछा है तो पोलन ग्रेन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज। हमारी एक्टिविटी के हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे जो भी हम काम कर रहे हैं उनसे हमारे एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है। इंप्रूवमेंट ऑफ आवर लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हैज रिजल्टेड द लेसर अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स could result the loss of fertile topsoil, harmful waste that are non-biodegradable persist in the environment for long term। तो जो चारों ही ऑप्शन है अगर इनको ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है ना, तो चारों ही करेक्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन 12 है आपका, द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द, पहले आप ये देख लें बेटा आपके आंसर आपने मैच कर लिए नहीं करे। तो जितने क्वेश्चन आपने करे हैं अभी तक, जो मैंने आपको आंसर बताए हैं, क्या आप मैच कर पा रहे हैं आंसर? तो आप ये देख लें पहले कितने आपके आंसर्स करेक्ट है, तो कमेंट जरूर करें जितने आपने आंसर करेक्ट करें। बाकी सेट 1, 2 और सेट 3 साइंस के तीनों सेटों की आपको डिटेल और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। मैथ्स के भी आपको सारे सॉल्यूशन चैनल में मिलेंगे और अदर सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। और जिन बच्चों की और सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट भरा हुआ है वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नए बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस रहेंगी, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन ही कराते हैं। तो बेसिकली हमारे चैनल का पर्पज़ यही है कि सभी बच्चों को हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराएं, जीरो टाइम वेस्टेज, ओनली प्रिपरेशन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 12, द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द 4th ट्रॉपिकल लेवल इन अ फूड चेन ऑपरेटिंग द ग्रास लैंड। तो जो ट्रॉपिकल लेवल है, 4th ट्रॉपिकल लेवल, आपको पता है ना ट्रॉपिकल लेवल कितने होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में क्या आती है? फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में ग्रीन ग्रास आती है, तो पता ही है आपको। तो बोला है जो 4th ट्रॉपिकल लेवल है उसमें बताओ तो ग्रीन प्लांट, फ्रॉग, ग्रास और स्नेक। तो 4th ट्रॉपिकल लेवल में आएगा स्नेक, क्योंकि स्नेक को देखो, ग्रीन प्लांट को सब खा सकते हैं, ग्रास ऊपर को भी, फ्रॉग को भी, पर स्नेक को जो है कम ही खाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहरीला होता है। सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? स्नेक है। यानी वो जो हिट्रोट्रॉपिक एनिमल को खा सकते हैं वो 4th ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं, याद रखना। यहाँ पे स्नेक है, कोई और भी हो सकता है, तो कैसे आप पहचानेंगे? ठीक है, कोई भी आप ऑर्गेनिज्म जो हिट्रोट्रॉपिक एनिमल को खा सके। किसको खा सके? हिट्रोट्रॉपिक। ठीक है, कार्निवोरस को। किसको खाएगा? कार्निवोरस को। हर्बीवोरस ओमनीवोरस को नहीं। जो कार्निवोरस एनिमल को खाते हैं वो सारे 4th ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 13, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड में, तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आपका डी होगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टिविटी। तो इनमें से कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टिविटी को दिखाता है? क्वेश्चन 14 आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 15, एन ऑप्टिकल डिवाइस, कोई ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूस इमेज, एम जो है +1 दिखा रही है, तो वो कौन सा होगा? कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस जो पॉजिटिव में नंबर दिखाए, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव में नंबर हमेशा जो दिखाया जाता है बेटा वो प्लेन मिरर होगा। इसका आंसर क्या होगा? प्लेन मिरर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्वेश्चन 16। तो 16 क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास इज 1.6 है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है। इसको कैलकुलेट करा है मैंने, आप भी कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके मेरा आंसर आया है 2.4। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट करना है। मेरा आंसर 2.4 आया, आपका भी 2.4 आना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन है, फटाफट से असर्शन रीजन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट द क्लियर स्काई प्रीडोमिनेटली अपीयर ब्लू। तो इसका असर्शन आपका ट्रू है, और द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज नियरली 1.8 टाइम द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, और रीजन इसका फॉल्स है। जब असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। इन आवर होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, one of the wire in this supply usually with red installation is called live wire and another wire with green installation is called neutral wire। तो ये जो assertion है आपका wrong है। in our country the potential difference between the live wire and the neutral wire is 220 volt, और रीजन इसका सही है क्योंकि हमारे यहाँ पे 220 वोल्ट ही लाइट आती है। तो इसके हिसाब से assertion गलत है, रीजन सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन का। बोला हुआ है,
डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर की कंपोस्ट में, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। असर्शन 2 है इसका। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। रीजन भी आपका इसका 2 है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है इसके। तो आपको पता है असर्शन रीजन ट्रू होने पे, तो क्वेश्चन में बोला है दोनों ट्रू में, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए ही असर्शन रीजन करेक्ट है। बोला है, बोला ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बेटा अपने आंसर सारे मैच कर लें, वीडियो इसको लाइक करें। ठीक है, अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन भी आप अपने हमारे साथ मैच कर सकते हैं।